दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर के मंच पर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री, कंट्रोल रूम। सबसे पहले सर को जोड़ लीजिए। सर नमस्कार। जी, सीएम की कुर्सी से किस तरीके से प्रवेश वर्मा को दूर कर दिया गया वो तो हमने देखा, और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि आरएसएस ने रेखा गुप्ता का नाम जो है उसे आगे किया है। लेकिन सबसे पहले हम कुछ फुटेज देख लेते हैं कि किस तरीके से जब रेखा जी का नाम सामने आया, रेखा गुप्ता का नाम सामने आया, तो प्रवेश वर्मा के घर के बाहर स्थिति क्या रही और उनकी हालत क्या बन गई थी। एक बार दिखाइए, सबसे पहले वो खबर दिखा दीजिए। एक बार देखिए, गेट बंद, ना कोई हलचल ना संपर्क। शपथ से पहले प्रवेश वर्मा के घर पसरा है सन्नाटा। अब वो फुटेज चला दीजिए। जब पहली बार उन्हें पता लगा कि सीएम रेखा गुप्ता बनने वाली है तो क्या रिएक्शन था उनका। सीएम के लिए आपका नाम प्रस्तावित किया गया है। सर क्या कहना भाई एक मिनट सर, रेखा गुप्ता दिल्ली के नई मुख्यमंत्री इसको लेकर बहुत ही खुशी की बात है। हाँ सर, डिप्टी सीएम के लिए आपका नाम प्रस्तावित किया गया है। सर क्या कहना भाई एक मिनट सर, रेखा गुप्ता दिल्ली के नई मुख्यमंत्री इसको लेकर बहुत ही खुशी की बात है। हाँ जी, अब वो तस्वीरें लगाइए जो आज शपथ ग्रहण समारोह का है। सर, चेहरे पर वो मुस्कुराहट, वो चमक है नहीं। रेखा गुप्ता जी को देख लीजिए और प्रवेश वर्मा जी को देख लीजिए, वो खुशी है नहीं। दबी जुबान में वो कुछ कहने की शायद कोशिश कर रहे हैं। जी सर, अब आपके पास लौटते हैं। देखिए रीति जी, जहां तक प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का मामला है मुख्यमंत्री ना बनने का, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी योगी वाले मामले में दूध के जले हैं। वो छाछ को भी फूंक मार करके पीते हैं। जिस तरीके से उन्होंने मनोज सिन्हा को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने की बात की थी और उन्होंने जाके वहां सलामी भी ले ली थी, अगर आपको ध्यान हो तो, और आरएसएस ने जिस समय इतना इफेक्टिव हस्तक्षेप किया और योगी को मुख्यमंत्री बनवा दिया, उस समय की घटना, उस समय के मोदी जी का चेहरा, उस समय का अमित शाह जी का चेहरा और आज प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का चेहरा, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा समानता है। मोदी जी और अमित शाह जो गलती उत्तर प्रदेश में दोहरा कर चुके हैं उसको दिल्ली में किसी सूरत में नहीं दोहराना चाहेंगे। पहली बात तो मैं दर्शकों को एक बात बता दूं। दूसरी बात यह है कि जो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है, इनकी जब उस दिन जीत हुई थी तो 8 तारीख की रात को हमने कार्यक्रम किया था। उस समय प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के मुख्यमंत्री बनने की बात की थी, सवाल पूछा गया था मुझसे और मैंने 2 टूक कहा था कि कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा नहीं बनेंगे। तो मुझसे पूछा गया क्यों नहीं बनेंगे साहब, तो मैंने 3 कारण बताए थे। एक, अति महत्वाकांक्षी होना, दूसरा बड़बोलापन होना, और तीसरा जो उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ बात की, जिस तरीके की पिछले दिनों याद होगा आपको, उसको दोहराने की बात नहीं, वो दोहराने की है भी नहीं। और जिस तरीके से वो चीजों के पीछे दौड़ करके अपने दावा क्लेम करने की बात करते हैं। एक चीज सबको समझनी पड़ेगी कि जो प्रवेश वर्मा की जीत है ना नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो उनकी अकेले की जीत ना होकर के मोदी जी के सिस्टम की जीत है। आप समझ गई होंगी मैं क्या कह रहा हूँ। वो साड़ियां बांट रहे थे, वो जूते बांट रहे थे, वो कैश बांट रहे थे, पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, और जिस तरीके वोट बनाने की काटने की बातें चल रही थी, लगातार आरोप लगे, जिसपे चुनाव आयोग ने चुप्पी साध दी। तो जिस व्यक्ति को इस तरीके से मैनेजमेंट के जरिए जो व्यक्ति जीता हो, उसका कोई व्यक्तिगत क्लेम नहीं बनता है, पहली बात ये। दूसरा, मोदी जी और शाह, उनकी जो राजनीति है हरियाणा में देखिए क्या है, जाट बनाम अन्य की राजनीति है। ऐसे ही वेस्टर्न यूपी के अंदर, ऐसे ही राजस्थान के अंदर उन्होंने अभी तक किसी भी जाट सीएम को उस तरीके से नहीं बनाया अब तक। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। तीसरा, जो गलती यूपी में हुई जिसका मैंने जिक्र किया, उससे सबक लेते हुए मोदी जी ने हालांकि 2014 से ही परंपराएं शुरू कर दी थी कि अपने क्लोन का मतलब ऐसा व्यक्ति जो उसका कंप्लीट रिमोट दिल्ली के पास हो, जिसकी फंक्शन वो केवल चेहरा हो, उसका क्लोन के तौर पर काम करे और बाकी सारे उसके फंक्शंस दिल्ली के पास हो। तो ये अगर आप देखेंगी तो इसका सिलसिला 2014 से शुरू हुआ था। उसको आप देखिए, सबसे पहले व्यक्ति कौन था, मनोहर लाल खट्टर थे, अगर आपको ध्यान हो तो। रामविलास शर्मा, अनिल विज जैसे बड़े लोगों को छोड़ करके उनको बनाया गया था। उसके बाद आप आ जाइए देवेंद्र फडणवीस, उस समय जब उनका महाराष्ट्र का बना, वो भी 2014 की घटना है। और तब से चलते चलते अब आप आ जाइए मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, विष्णुदेव साय, मोहन अपने मांझी, नायब सिंह सैनी और अब रेखा गुप्ता। ये चीज कुछ कह रही है।
और ये कह रही है वो एक सिलसिला जो योगी जी की उस ताजपोशी के बाद मोदी जी ने क्या पैटर्न बदला है। और वो पैटर्न ये बदला है कि किसी भी सीनियर आदमी को जो आपको आंखें दिखा सके, जो आपकी सत्ता को चुनौती दे सके, जो आपसे डिफरेंस ओपिनियन रख सके, ऐसा व्यक्ति हमें नहीं चाहिए। और इसकी शुरुआत भी आपको ध्यान होगा 2014 से ही होगी थी, जब मोदी जी ने टेक ओवर किया था। और ये स्टार्ट दिल्ली से हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो। आडवाणी जी थे उस समय, मुरली मनोहर जोशी जी थे, यशवंत सिन्हा जी थे, और उसके बाद अरुण शौरी जी थे। सबको एक झटके में मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया, एक झटके में। उसके बाद आप देखिए आडवाणी जी के उसके सारे, वसुंधरा सबसे सीनियर लीडरों में से एक है, रमन सिंह सीनियर मोस्ट लीडरों में से एक है, शिवराज सिंह चौहान सीनियर लीडर्स में से एक है। सारे के सारे लूप लाइन में है, कब किसका क्या हो, कोई कृषि मंत्री बना बैठा है दिल्ली में, कोई कुछ है। लेकिन जो जिस राजनीति के वो थे अगुआ, चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति थी, चाहे छत्तीसगढ़ की थी, चाहे राजस्थान की थी, उससे उनको ईज आउट कर दिया गया। फिर आप गुजरात की बात कीजिए, ये गुजरात मॉडल है मोदी जी का, कि किसी सीनियर आदमी को बियॉन्ड ए पॉइंट जाकर के उसको रोक देना है और उसको सिंबॉलिक छोड़ देना है। इसकी शुरुआत भी उन्होंने, अगर आपने देखा हो तो, राष्ट्रीय स्तर पर सारे विकल्पों को हटाया उन्होंने सबसे पहले। अब राज्यों में भी लगातार वही खेल वो साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, गुजरात मॉडल के तहत। गुजरात के नेताओं का ध्यान आपको काशीराम राणा जी होते थे, उसके बाद सुरेश भाई मेहता होते थे, केशु भाई पटेल है। एक बार हमें सबको उनका भी हाल देखना चाहिए, तो समझ में आ जाएगा कि मोदी जी का गुजरात मॉडल क्या है, विद इन पार्टी और आउटसाइड पार्टी। तो परवेज साहिब सिंह वर्मा, वो हो सकता है उनको गलतफहमी हो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, अमित शाह जी के करीब है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यहां जब फैसला आया तो ये फैसला अपना अदिति जी अब से नहीं, जो आरएसएस के जो संगठन महामंत्री थे दिल्ली के अंदर, मिस्टर सिद्धार्थन, वो चुनाव के दौरान बीजेपी 2 लाइनों पे काम कर रही थी। अगर अंदर की बात आप दर्शक साथियों को बताऊं, मैं उनसे शेयर करूं, मोदी जी और शाह, उन दोनों का गेम था कि इस बार दिल्ली में दलित सीएम बनाएंगे। और उसके लिए उन्होंने दुष्यंत गौतम को, ध्यान होगा आपको, करोल बाग से चुनाव लड़ाया था, वो उनका फेवरेट है। उनको हरियाणा से राज्यसभा में बेचा था, पूरी टर्म दी थी, याद होगा आपको। लेकिन वो चुनाव हार गए दुर्भाग्य से। तो फिर सेकंड ऑप्शन आई कि महिला, वैश्य समुदाय की, और कन्वीनियंट टू ऑल। तो वैसी उसमें रेखा गुप्ता जी का नाम सामने आया है। तो ये बिल्कुल एक कैलकुलेटेड, वेल प्लान, ये नाम बेसिकली आरएसएस से आया, क्योंकि रेखा गुप्ता जी की 3 पीढ़ियां आरएसएस से जुड़ी हुई है। और मोदी जी किसी भी सूरत में ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। बेशक देखिए एक चीज और भी है, दिल्ली में मुख्यमंत्री केवल कहने का होता है, उसकी ताकत महापौर जितनी ही है। और जो मोदी जी के राज में जो दिल्ली की हालत है, वो सारी ताकतें एलजी के हाथ में है। मुख्यमंत्री को तो केवल हाँ करना है। तो अब भी वही हालत है, रेखा गुप्ता जी आ गई है, जो रेखा गुप्ता और एलजी के बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि एक ही पार्टी से वो उस पार्टी के अपॉइंटेड है, ये वो है। लेकिन जो सारी ताकतें हैं वो आज भी एलजी के अंदर ही रेस्ट करती है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो दिल्ली का मॉडल है, उसमें मोदी जी और शाह को आरएसएस की बात मानने में कोई परेशानी भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ किस तरीके का डिफरेंस ओपिनियन होने का मतलब नहीं। दुष्यंत गौतम जीत जाते तो शायद वो एक चांस लेते कि देश में पहला दलित सीएम बीजेपी ने दे दिया। अब वो स्थिति यहाँ पर, अब चूंकि वो हार गए चुनाव, तो महिला को वो बनाने में किस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। और साहिब सिंह वर्मा के बेटे जो परवेश वर्मा है, उनके दावे को एक मंत्री के उस तक सीमित कर दिया गया। लेकिन सर वजह क्या है? हमने हाल ही में देखा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरीके से मुख्यमंत्री चुने गए, उसने हर किसी को चौंका दिया था। लेकिन लगातार ये रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री चुनने के पीछे वजह क्या है? किस बात का डर है आलाकमान को? नहीं, सिंपल सी बात है। देखिए, जो मोदी जी का पैटर्न आते ही उन्होंने दिल्ली में लागू किया, फिर राज्यों में लागू किया, उसके पीछे एक सिंपल चीज है। अगर आप सीनियर लोगों को लगाएंगे, मान लीजिए किसी स्टेट के वसुंधरा राजे को लगा देते, आप शिवराज चौहान को लगा देते, रमन सिंह को लगा देते, ये सारे के सारे मोदी जी के समकालीन हैं। और इनमें से शिवराज चौहान और वसुंधरा तो मोदी जी से सीनियर थे। तो मोदी जी अपने से किसी सीनियर को जो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर पाए, वो कैसे स्वीकार करें? और जब उन्होंने इतने सीनियर्स को साइडलाइन कर दिया, चाहे वो शिवराज हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे वसुंधरा हो, तो फिर बाकियों को, रामविलास शर्मा टाइप्स को और बाकियों को तो निपटाने में कोई बहुत देर का काम नहीं था। तो उन्होंने एक अपना एसओपी बना लिया इसको, कि नए लोगों को, फर्स्ट टाइमर्स को, सेकंड टाइमर्स को, क्योंकि देखिए उसको क्या है कि जो व्यक्ति सपने में सोचता हो कि मुझे कोई राज्य मंत्री बना दे या मुझे कोई कैबिनेट मंत्री बना दे, और उसको आप फर्स्ट टाइमर को आप सीधा मुख्यमंत्री बना दे, तो वो तो सदा आपके हाथ के नीचे रहेगा ना। आपकी सत्ता को वो कभी चुनौती देने की सोच भी नहीं सकता है। जो आप कहेंगे आपके रिमोट से चलेगा, जो आप कहेंगे वो फैसले लेगा, नीतियां वो बनाएगा।
तो यही मॉडल है बेसिकली जो गुजरात मॉडल था, कि सब कुछ सेंटर का हो और दिखे फेडरल सिस्टम। ये सिस्टम अब कंप्लीटली मोदी जी बहुत कन्वीनियंटली इस्टेब्लिश कर चुके हैं। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि देश के अंदर अब भी जो है समाजवाद चल रहा है, वो लोकतंत्र चल रहा है, सारी बातें। बिल्कुल दर्शक साथियों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि देश में पूंजीवाद की सारी सीमाएं अब लांघी जा चुकी है, पहली बात। और जब आप पूंजीवाद का अगला स्टेप व्यक्तिवाद होता है, और व्यक्तिवाद का अगला स्टेप फांसीवाद होता है। तो ये सारा मॉडल आप हिंदुस्तान में लगातार पनपते हुए देख रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। 2014 से 19 में यही हो रहा था। धीरे धीरे मोदी जी की पकड़ मजबूत हो रही थी। कोई जीत हो, मोदी जी की जीत है, कोई हार हो, तत्कालीन अध्यक्ष का फोटो लग जाता है डॉगी मीडिया पे। आपने लगातार देखा है। तो ये व्यक्तिवाद है, एक पर्ची से नाम जाता है और बात खत्म होगी। केवल और केवल एक एब्रेशन हुआ, वो आपको मैंने बताया, योगी जी का। आरएसएस ने बहुत ही जबरदस्ती करके उनको बनवा दिया। उस समय जब मोदी जी उनकी शपथ पे गए थे, तब का चेहरे, भाव भंगिमाएं, और आज प्रवेश साहिब सिंह वर्मा वो उस घटना की याद दिलाता है। लेकिन मोदी उस तरह की गलतियों को दोहराते नहीं है और इफेक्टिवली अपनी बातों को लागू कराते हैं। रेखा गुप्ता जी को बनाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। शी इज ए फर्स्ट टाइमर। वो मोदी जी के सारे पैरामीटर्स में फिट होती है। तीसरी पीढ़ी की आरएसएस की कार्यकर्ता है। उनका 1993-94 से लेकर के अब तक लगातार 2 बार पार्षद भी रही, 2 विधानसभा चुनाव हार भी गई कहने को। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो जीती, तो महिला प्लस वैश्य समुदाय से होना, वो मोदी जी की स्कीम ऑफ थिंग्स में इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को निपटाना है आपको। अरविंद केजरीवाल आपकी ही पैदाइश थे। आरएसएस और बीजेपी ने उनको आगे बढ़ाया था, अगर आपको ध्यान हो 2013 में यूपीए के खिलाफ। तो अब आपने इस चुनाव का पैटर्न देखा। बीजेपी जीत गई, 48 सीट आ गई, देयर इज नो डाउट। लेकिन अरविंद केजरीवाल और बीजेपी में 2% वोटों का अंतर है। और उनकी पार्टी को जो वोट मिले हैं महिलाओं के, झुग्गी झोपड़ियों वालों की मिले। और जो रेखा गुप्ता जी है, वो बेसिकली रैंक से आती है, मीडियोकर है, बहुत हाई प्रोफाइल नहीं। वो जाके गली मोहल्लों में, कुचों में महिलाओं से उन्हीं की भाषा में इंटरेक्ट कर सकती है और उनको अपनेपन का एहसास करा सकती है। रेखा गुप्ता भी कम विवादित नाम नहीं है। उनके तमाम ट्वीट्स हैं, विवादित बयान है, जेएनयू को लेकर के बयान है, प्रियंका गांधी के लिए ट्वीट्स हैं, केजरीवाल की मां को लेकर के उन्होंने जिस तरह की गंदी टिप्पणी की है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। नहीं अदिति जी, वो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। बीजेपी में इस तरह की भाषा प्रयोग करने वाले लोग ही आगे बढ़ रहे हैं लगातार, चाहे वो मुख्यमंत्री बनना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री बन चुके हो। इस तरह के हल्के और घटिया किस्म के बयान और जो विभाजनकारी बयान, जो एक चीज को दूसरे के सामने खड़ी करती है। बीजेपी की राजनीति, आरएसएस की राजनीति कभी भी जोड़ने की राजनीति नहीं है। अदिति जी माफ कीजिएगा, उनकी राजनीति इसी तरह के शब्दों को प्रयोग करने की है। आप तो रेखा गुप्ता की बात करें, आप प्रधानमंत्री जी के सैकड़ों बयान निकाल लीजिए, सैकड़ों। अमित शाह जी के निकाल लीजिए, नड्डा साहब के निकाल लीजिए, यू नेम एनीबडी। जो पुरानी पीढ़ी थी, राजनाथ सिंह का कभी हल्का बयान हमने नहीं देखा था, लेकिन राजनाथ ने भी बाद में वो सब काम शुरू किए। उन्होंने क्या कहा कि चाइना का ये, चाइना के मामले में सदन में झूठ बोला उन्होंने। जो वार रुकवाने वाली बात थी यूक्रेन का और रशिया का, वो रक्षा मंत्री ने कितनी बार अंदर भी झूठ बोला, बाहर भी झूठ बोला, जबकि विदेश मंत्रालय ने मना किया कि वार रुकवाने जैसी कोई बात नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की टीका टिप्पणियां करना, बयानबाजी करना, ट्वीट करना, ये कपिल मिश्रा जी हैं जिनको मंत्री बनाया है, इनके आपने कभी भाषण सुने? उन्होंने मोदी जी के बारे में क्या क्या कह रखा है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, इसी दिल्ली असेंबली की, मोदी जी के बारे में उनके भाषण दुनिया भर के वायरल हो रहे हैं। तो बीजेपी का वो क्राइटेरिया नहीं। बीजेपी को तमाम कारणों से तमाम तरह के जीव चाहिए अपने इकोसिस्टम के अंदर। उनको महिला भी चाहिए, उनको वैश्य भी चाहिए, उनको अलग अलग बिरादरी के लोग भी चाहिए। उनके तो सिटिंग मुख्यमंत्री लड़ाने की बात करते हैं। मनोहर लाल खट्टर का वो कुख्यात बयान आपको याद नहीं है, जब वो बात लट उठा लीजिए। मुख्यमंत्री कानून और व्यवस्था का रखवाला होता है, संविधान की शपथ लेता है, वो अपने वर्करों को कह रहे तुम भी लट उठा लीजिए। आप सोच के देखिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में हो सकता है इस तरह की आप अगर वीडियो चला दे, इस तरह की बात करें, तो किसी की मुख्यमंत्री नामित होने के बाद भी ना हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उससे आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो मजबूत होता है। और वही मजबूती रेखा गुप्ता जी का, ये बीजेपी इसको कैसे मानती है कि देखिए गांव की महिला है, लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएगी, उन्हीं की भाषा में बात करती है, उन्हीं के शब्द और अपशब्दों का प्रयोग करती है, तो शी इज क्लेम टू बी वन ऑफ देम। तो ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हो गया। मैं और आप इसको एकेडमिक डिस्कशन करते रहेंगे, सवाल जवाब करते रहेंगे, लेकिन बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में
शी इज द फिटेस्ट कैंडिडेट आरएसएस की स्कीम ऑफ थिंग्स में, शी इज द फिटेस्ट कैंडिडेट। जो उन्होंने जेएनयू के बारे में कहा है, क्या आप उसको प्रोग्रेसिव मान सकती हैं? जो स्टूडेंट्स के बारे में कहा, जो पीएचडी स्कॉलर्स के बारे में कहा, पर वो भाषा, वो भावभंगिमा है, वो चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है, वो ट्वीट्स की भाषा, वो ट्वीट की भाषा के बाद तो हो सकता है कांग्रेस में किसी ने किया तो उसकी टिकट भी कट जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सब चलता है और वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। अब योगी जी की भाषा सुन लीजिए, सदन के अंदर क्या कहते हैं, वो सदन के बाहर क्या कहते हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा की सुन लीजिए। तो ये तो आप जितना इस तरह की चीजें करेंगे उतना आपके दावेदारी को मजबूत करता है। सर एक सवाल मैं ये करती हूँ जी, रेखा गुप्ता के मामले में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आला कमान के बीच सहमति बन गई, लेकिन अभी तक प्रेसिडेंट कौन बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे, इस पर मुहर नहीं लगाई जा रही है। क्या इस मुद्दे को लेकर के आज भी, या कुल मिलाकर हर मुद्दे को लेकर के दिल्ली दरबार या आप कह सकते हैं गुजरात लॉबी और नागपुर लॉबी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, भले ही रेखा गुप्ता के मुद्दे पर बात बन गई हो? नहीं, सब कुछ ठीक है। देखिए, मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं अदिति जी, जो ये विरोध दिखाया जाता है ना कि आरएसएस ने ऐसा बोल दिया, बीजेपी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी का डिफरेंस ओपिनियन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक खास तरीके का नैरेटिव पैडल करते हैं, और वो नैरेटिव पैडल क्या करते हैं कि पक्ष भी ये है विपक्ष भी ये है। सारा जो मीडिया का स्पेस है, जितनी भी एकेडमिक स्पेस है जहां पर चर्चा परिचर्चा और संवाद होती है, उसमें कभी आपको दिखेगा कि अपने जो संघ के प्रमुख है मोहन भागवत जी, उन्होंने ऐसा बोल दिया, वो कभी मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, हमेशा सिंबॉलिक बोलेंगे, भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अहंकार ने ये कर दिया, कभी मोदी जी का नाम लिया है उन्होंने? कभी नहीं लेंगे। और उसपे फिर मेरे आप जैसे लग जाएंगे मोदी जी को सबक सिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मोदी जी को आईना दिखा दिया, तमाम तरह की बात करेंगे। लेकिन वो एक खास स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है इनका, और वो स्ट्रेटेजी क्या है कि विपक्ष की पूरी स्पेस को खा जाओ, पक्ष भी हम और विपक्ष भी हम। आप मुझे एक बात बताइए, आरएसएस के स्वयंसेवक, आपने भी, आप सीनियर आदमी, आपने बहुत देखे होंगे स्वयंसेवक जो थे, उनका जीवनचर्या क्या थी? वो स्कूटर पर चलते थे, वो भाड़े की टैक्सियों में चलते थे, आज की तारीख में वो चार्टर्ड जहाजों में चलते हैं, चॉपर्स में चलते हैं, मेरे और आपके घर में आकर के हफ्ता 10 दिन तक प्रवास करते थे। आज आपने कोई सुना आरएसएस का व्यक्ति ऐसा है? सब जगह 5 स्टार कल्चर आ गई है। दिल्ली में आरएसएस का 50 करोड़ का जी, दिल्ली में आरएसएस का दफ्तर देखिए आप। हरियाणा के पानीपत में पट्टी कल्याणा एक गांव है हाईवे पे, वो देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि जो स्वयंसेवक इतना जमीन पे टूटी स्कूटर पर मेरे आपसे लिफ्ट लेके, मैंने मोदी जी को देखा है 95 में हरियाणा में, मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर एक बाइक पर घूमते थे पूरा हरियाणा में, संगठन महामंत्री वो थे और ये प्रभारी थे, जींद में घूमते थे, कभी गुड़गांव में जाते थे, मोदी जी कई बार उसका जिक्र भी करते हैं। आज वो सारे लोग चार्टेड में और मर्सिडीज एस क्लास में, चार्टेड चॉपर्स के अंदर, उन सब में चलते हैं। तो वो मोदी जी से अदावत आपको क्या लगता है वो झेल सकते हैं? उसके फॉलआउट्स नहीं जानते? आज Z+ सिक्योरिटी है आप भागवत साहब के पास, आरएसएस के लोगों को क्या सुविधा है? सारी की सारी सुविधाएं है कि नहीं? तो वो मोदी जी से पंगा लेके कहां जाएंगे? दूसरा, नड्डा साहब ने क्या कहा था, आपको ध्यान नहीं कि अभी हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है? कहा था ना। वो क्यों कहा था? आरएसएस को टू शो इट्स प्लेस के ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। मोदी और शाह को कहने की जरूरत नहीं है, नड्डा साहब थे ना वहां, कह दिया, बयानबाजी कर दी, उसके बाद ठीक है सब कुछ। तो आज की तारीख में, पहले देखिए, एक बात अपने को स्पष्ट करनी पड़ेगी, ट्रेडिशनली ये माना जाता है मोदी की सत्ता में आने से पहले कि आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है भारतीय जनता पार्टी, ये माना जाता है ना। आज की जब स्थितियां देखेंगे आप, अब आप एक बात मान लीजिए कि जो मोदी जी हैं उनकी एक विंग है आरएसएस, जिसका कंट्रोल मोदी जी के पास है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। जब हमारे को ये समझ में आ जाएगी तो फिर जितने सो कॉल्ड डिफरेंस ओपिनियंस है, बेसिकली क्या है, देखिए, अगर आरएसएस ये कहे कि राजस्थान में उसको बनाओ या महाराष्ट्र में उसको बनाओ, तो झगड़ा हो जाएगा। अगर मोदी कुछ और चाहते होंगे, दिल्ली जैसी स्टेट में जहां मुख्यमंत्री की पावर्स एक मेयर से ज्यादा नहीं, हर चीज के लिए उसको, ट्रांसफर से लेके पोस्टिंग से लेकर के हर चीज के लिए उसको एलजी की तरफ देखना है, एलजी के पास जाना है। तो उसमें रेखा गुप्ता बन जाए, चाहे दुष्यंत गौतम बन जाए, चाहे कोई बन जाए, कोई ऐसा इनकन्वीनियंट व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, लाइक प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जो नाराजगी जिसके चेहरे पे झलक जाए, जो आपकी चीजों को चुनौती देता दिखे, जिसको आप मंत्री बना रहे हो, मैनेजमेंट से चुनाव जिताया है, माइक्रो मैनेजमेंट से, सारे के सारे पुलिस की एजेंसियां और जो नहीं कार्रवाई की और नहीं किया सारी चीजें, उसके बावजूद भी अदिति, अगर उनके घर पे ये जो माहौल था, तो ये मोदी जी इसका बुरा मानेंगे, ये मान के चलिएगा।
उनके चेहरे की जो भाव भंगिमाएं थी वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं थी। और मोदी जी इन चीजों का बड़ा सीरियस कॉग्निजेंस लेती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है जाट बहुल क्षेत्रों में, दैट इज जाट वर्सेस ऑल। तो ऐसे में वो मुख्यमंत्री उनको बना करके वहां पर अपनी राजनीति को खराब नहीं कर सकते थे। तो बीजेपी की अपनी भी कुछ सीमाएं हैं, बीजेपी की कुछ तकनीकी चीजें हैं, प्लस जो योगी आदित्यनाथ से जो सबक मिला है मोदी और योगी को, उस सारे को भी देखते हुए वो किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं सोचते कभी भी जो सत्ता के लिए इनकन्वीनियंट हो, उनको चुनौती दे पाए, उसकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं हो। रेखा गुप्ता ने कभी सोचा था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नायब सिंह सैनी ने कभी सोचा था कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे? भजनलाल शर्मा कभी सपने में सोच सकते थे क्या? सपने की बात कर रहा हूं, वसुंधरा के रहते हुए, शिवराज चौहान के रहते हुए, मोहन यादव, आप सोचिए। तो एक बीजेपी के अंदर एक खास तरह की कल्चर डेवलप कर दी है गुजरात लॉबी ने, और वो ये है कि हम ही हम हैं। और देश में ये मैसेज आता है उसका कि हर वर्कर, छोटे छोटा वर्कर सोचता कि यार क्या पता मेरा ही दांव लग जाए, तो उसकी एक पॉजिटिव वाइब अदरवाइज है। और जो बड़े बड़े तोपची थे, जितने 30 बार खां थे, वो सारे के सारे घर बैठे हुए, और जो मंत्रालयों में भी है उनके भी पल्ले कुछ नहीं छोड़ रखा। एक अगर आप वेंकैया नायडू को छोड़ दें, सॉरी इसको जो गडकरी साहब को छोड़ दें, तो बाकी कौन कौन मंत्री हैं आपको ढूंढना पड़ेगा। और जितने भी मंत्री हैं उनके सारे फैसले कौन करता है? साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो ये एक खास तरीके का कहने का लोकतंत्र है, बाकी कंप्लीट व्यक्तिवाद है, कंप्लीट फांसीवाद है। मोदी और शाह पूरे सिस्टम के कंप्लीट कंट्रोल में है, सिस्टम के कंट्रोल में है, पार्टी के कंट्रोल में है, और सही मायनों में आरएसएस भी उनके कंप्लीट कंट्रोल में है। इस पर हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए, चाहे दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बने या प्रवेश वर्मा बनते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चलाना तो दिल्ली दरबार यानी मोदी और शाह ही एक तरीके से एलजी के द्वारा दिल्ली को चलाने वाले हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? फिर एक बार पूछूंगी कि रेखा गुप्ता को जिस तरीके से मुख्यमंत्री चुना गया है, इसे आप किस अंदाज में ले रहे हैं? और प्रवेश वर्मा को जिस तरीके से सीएम की कुर्सी से दूर रखा गया है, इसे भी आप किस अंदाज में ले रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें, और ऐसी तमाम खबरों को इसी तरह से लगातार पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।